हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फाइनली हम लोग आज अपने विदत के ऐप में मिल रहे हैं। आई होप आप भी एक्साइटेड हो गए इस नए जर्नी के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉमर्शियल स्टडीज़ की। तो बेटा देखो, आज क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले से मैं कुछ डिसाइड करके आपके लिए आया हूँ। पहला तो हम लोग देखो कुछ भी करते हैं ना, पहले मिलते हैं किसी से तो पहले इंट्रोडक्शन होती है, बातचीत होती है। बिना किसी से मिले हम लोग उससे दोस्ती करना, उससे बातचीत करना, उसके बारे में थोड़ा कम ही सोचते हैं या फिर पॉज नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग पूरे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, ओके, पूरे कॉमर्शियल स्टडीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग योर सिलेबस मेरा जिम्मेदारी है कि पहले मैं आपको एक्चुअली में सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मतलब सर जो हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। एवं थोड़ी को चाह के बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है वो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, प्लस मैं जिस बुक से पढ़ाने वाला हूँ वो बुक दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको तमाम चीज़ें और भी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, वो बताऊंगा। एंड फाइनली फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे सिलेबस के लिए प्रोसीड करेंगे। ओके, तो पहले देखो आपके स्क्रीन के सामने ये आईसीएसई बोर्ड 2027 के लिए, क्योंकि हम लोग का सेशन जो है ये 2026 और 27 के लिए, मतलब आपकी जो बोर्ड्स होगी बेटा 2027 में आप क्या करोगे, बोर्ड्स का पेपर देने वाले हो। मतलब सर ये 2027 आपके लिए एलिजिबल, मतलब जो अप्लाइड सिलेबस होता है, जो आप एलिजिबल बोलते हैं ना, लागू होता है, ठीक है, वो सिलेबस है। तो चलिए इसको देखते हैं। आईसीएसई बोर्ड के से मैंने इसको उठा करके लाया है, आपको ये ऐप के अंदर मिल जाएगा, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लास 9th की भी सिलेबस मिल जाएगी और क्लास 10th की भी सिलेबस मिल जाएगी, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए है। ओके, देखोगे क्लास 10 मैंने आपके सामने यहाँ पे देखो ओपन कर दिया, ये फुल्ली स्क्रीन पे आ चुका है। जी हाँ, अब आ चुका है, तो मैं अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखो पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। असल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, अकाउंटिंग की बेसिक एंट्री पास कैसे होती है, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तमाम चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9 के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ेंगे, तो क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेक होल्डर्स इन अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टेक होल्डर्स होते हैं हर एक बिजनेस के अंदर ना, एक कुछ लोग जो होते हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है सर, तो अगर आसान भाषा में अगर बात करें तो वो पर्सन जिनको कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंपनी डूब रही है, ग्रो कर रही है, उन सब चीज़ों से उन्हें इफेक्ट पड़ता है। वो गवर्नमेंट हो सकती है सर, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस पर टैक्स पे करती है ना। कंपनी का ओनर हो सकता है, क्योंकि वो उसने कंपनी को बनाया है भाई, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं फिर, क्योंकि बिजनेस करने का एक प्राइमरी मोटिव ही तो पैसा कमाना होता है। आप पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो फिर क्या कर रहे हो, तो ये लोग स्टेक होल्डर होते हैं। ओके, तो हम लोग इनके बारे में, इनकी मीनिंग को पढ़ने वाले हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग सप्लायर, क्रेडिटर, ये सब चीज़ें मतलब क्या क्या आते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में, वो पढ़ेंगे। फिर आप डिफरेंस पढ़ोगे एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर के बीच में। फिर आप एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ोगे कि एक एम्प्लॉई, ठीक है, एक एम्प्लॉयर जो होता है, मतलब बिजनेस का जो ओनर होता है, मैनेजर होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, प्लस हमारे जो अदर लोग होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंपनी से रिगार्डिंग, तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। सेकेंड चैप्टर में आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ोगे, सेल्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मार्केट कैसे करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते कैसे हैं, प्लस उस बताने के साथ साथ उसको बेचते कैसे हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मार्केटिंग पढ़ोगे, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस पढ़ोगे, फिर यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में समझोगे, फिर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन आता है आपका, ठीक है। फिर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करने के बारे में समझेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स आपने नाम सुना होगा। ओला की स्कूटी जो ई व्हीकल है, दो पहिया स्कूटी जो है इलेक्ट्रिक वाली, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। कई लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा, बहुत चाव से खरीदा कि हम लोग टू व्हीलर चलाएंगे जिसमें पेट्रोल की खर्चे बचेंगी, और ओला ने भी बहुत ज़्यादा टेक एडवांस है, हमारी गाड़ी ये है वो है, बहुत सारा क्लेम करा। लेकिन अल्टीमेटली क्या, वो गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो गई। कई कस्टमर्स ने तो अपनी गाड़ियों को आग तक लगा दिया, ठीक है ना। कई लोग का कहना है कि सब शोरूम से घर लेकर के आए गाड़ी, उसके बाद वो गाड़ी चली ही नहीं, वापस शोरूम के सर्विस सेंटर पर पड़ी हुई है, 3-4 महीने हो गए, 1 साल हो गए, वो गाड़ी में पैसा वेस्ट हो गया, कंपनी ना पैसा रिफंड कर रही है ना कुछ कर रही है। तो कंज्यूमर को लेकर के भी कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। कंपनियां जो ओला जैसी कंपनी है जो फ्रॉड ना कर सके कस्टमर के साथ, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो भी मैं आपको केस बेस्ड चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग बहुत सारे मेजर्स होते हैं, उसको पढ़ेंगे।
फिर हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स बेसिकली जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, है ना। आपने मीशो का नाम सुना होगा, मीशो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये तमाम जो कंपनियां हैं ये ई कॉमर्स के अंदर में आता है। और नो डाउट आप जब ये लेक्चर को परचेज कर रहे हो और इसे पढ़ रहे हो तो ये भी ई कॉमर्स के अंदर में आ गया। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब बेटा कोई भी बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये कॉमर्स होता है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। उसके बाद देखो आपको पता है सर कि हम लोगों का स्टेक होल्डर क्या है, मार्केटिंग पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, ठीक है ना, कस्टमर को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, प्लस हमें बिंग अ कंपनी कस्टमर को चीट नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ तो लेंगे। ई कॉमर्स भी पढ़ लेंगे सर कि ऑनलाइन कैसे ट्रेड होते हैं आज के समय में, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप समझोगे सर अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में, ठीक है ना। ये जो टॉपिक होगा आपका ना, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को करोगे ना। ओके, एडजस्टमेंट हो गया ना, क्लोजिंग स्टॉक का जो तुम्हारा एडजस्टमेंट होता है वो थोड़ा बहुत चीज़ पढ़ते हो। तो ये एक्चुअली में आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है। क्या है? प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू तो यहाँ पे बस क्लासीफाई करते हो, मेन प्रैक्टिकल टॉपिक ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। और एग्जाम में 10 मार्क्स ये आराम से आपके साथ लेके आते हैं। मतलब समझ लो अभी से ये पेपर लीक हो गया ठीक है कि 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं, फिर आप कॉस्ट के बारे में समझते हो कि सर हमारा लागत क्या होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट को आप 100 रुपये में क्या कर रहे हो, बनाते हो, प्लस आप इस पर 20 रुपये का प्रॉफिट लगाते हो, फिर 120 रुपये का मार्केट में बेचने के लिए जाते हो। लेकिन मानो कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है, वही प्रोडक्ट वो 100 रुपीज़ में बेच रहा है, तो क्या तुम्हारे जो कस्टमर है तुम्हारे प्रोडक्ट कभी खरीदेंगे? आंसर इज़ नो। तो आपको क्या करना होगा, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए या फिर प्रॉफिट को रिड्यूस कीजिए। अगर प्रॉफिट को रिड्यूस कर दोगे, 100 में बेचोगे, तो तुम्हारी कंपनी तो भाई 0 प्रॉफिट पे हो जाएगी ना, तो फिर दिक्कत है। तुम कॉस्ट को फिर रिड्यूस करो। कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग बजटिंग समझेंगे। सर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, हम लोग बिजनेस में काम करते हैं तो हर एक चीज़ के लिए बजटिंग होती है, बजट बनाते हो कि सर इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा। लेट से मुझे कोई नया फैक्ट्री खोलना है, ओके। अब जब मुझे नया फैक्ट्री खोलना है तो उसमें बहुत सारे खर्चे आएंगे। जैसे मुझे लैंड लेना होगा, मशीनरीज लेनी होगी, लोगों को नौकरी पर रखना होगा, बहुत सारी चीज़ें खर्चे आती हैं। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि कितने रुपए का खर्च आएगा, क्या होगा, तो इसको हम लोग बजटिंग कहते हैं। अब मान लो कि हम लोगों ने अनुमान लगा लिया, हमने पता लगा लिया कि लेट से इस काम में 200 करोड़ का खर्च होने वाला है, ठीक है। अभी जब 200 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है तो ये पैसा आएगा कहाँ से, सवाल ये भी तो उठता है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि जितनी मर्जी चाहे वो पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। सबके घर पे पेड़ तो होते नहीं है पैसे के, तो आप कहीं ना कहीं से वो पैसा लोगे। तो इसी वजह से आगे जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो होगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे आप समझोगे कि पैसा मिलेगा कहाँ से। या तो आप खुद पैसा लगाओगे, ठीक है, ओन अपना खुद का फंड लगाओगे, या फिर कैपिटल मार्केट में जाओगे जहाँ पे शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है ना। सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस में, ओके। उसके बाद हम लोग लोन भी ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी समझेंगे कि सर बैंक से लोन ले सकते हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं, दोस्तों से लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर लोन भी 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सर हमें अभी कुछ देर पहले क्या बोला, हमें लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो स्टाफ के बारे में पढ़ेंगे कि बिना स्टाफ के, बिना लोगों के क्या कोई कंपनी रन कर सकती है कभी? आंसर इज नो। अगर इंसान ही नहीं होगा तो वो कंपनी कभी ऑपरेट कर ही नहीं पाएगी, ओके। जैसे मान लो ना हम लोग क्लास में हैं, ये रिकॉर्डिंग रह के क्या ही मतलब जब टीचर इस क्लास में नहीं है या फिर स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर कि लोगों को जॉब पे रखते कहते हैं, ठीक है, ऑफर कैसे करते हैं, लोगों को चिल्लाते बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ नौकरी खाली है, नौकरी खाली है, तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। जब हम लोग बोलते हैं कितने लोगों की ज़रूरत है और ये वैकेंसी हम लोग निकालते हैं बेटा, तो इसको हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। फिर जब बहुत सारे लोग आपको अप्लाई करते हैं, मान लो लेट से मैंने बोलता हूँ मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है और मेरे पास 1000 लोगों का क्या हो गया है, एप्लीकेशन आ गया जो हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं। अब इन 1000 लोगों में से हम लोगों ने 100 लोगों को क्या किया है, सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्शन बोलते हैं। और फिर इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, मतलब कि तुम्हारे यहाँ पे ऐसे ऐसे काम है, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं ना, तो ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जैसे सेना में भी देखते हो ट्रेनिंग होती है, ओके। पायलट जो बनते हैं तो समय ट्रेनिंग लेते हैं वो, है ना, तो ट्रेनिंग प्रॉपर करवाई जाती है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, है ना।
सारी चीज़ों को समझेंगे। फिर हम लोग कुछ यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन और ट्रेड यूनियंस का क्या रिलेशन होता है। ओके, फिर सोसाइटल सिक्योरिटी के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम लोग लॉजिस्टिक्स में पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स मतलब सर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मीडियम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। फिर वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। मुझे पता है क्लास 9 में थोड़ी बहुत तुमने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, जहाँ पे मिटिगेशन ऑफ रिस्क के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान के चलूँगा कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता है, मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। बट मैं तुमसे इतना तो गुजारिश करूँगा कि तुम पूरी थ्रू आउट द सिलेबस तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव रहना। कॉपरेटिव किस मामले में सर? जो भी मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, जो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी रिवाइज करते रहोगे, वो होमवर्क प्रॉपरली करोगे, टेस्ट दोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, अच्छा होगा। डाउट के लिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही, तुम्हें जितना भी डाउट होता है तो मुझे बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, फिर होता है छठा नंबर बैंकिंग। सर बैंकिंग के बारे में समझेंगे। देखो बैंकिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तुम्हें कोर्स बेच रहा हूँ और तुम मुझे क्या करते हो, कोर्स की फ़ी जब मुझे पे कर रहे हो तो तुमने कहीं ना कहीं बैंकिंग का ही यूज़ किया। तुम्हारा लेट से XYZ हो सकता है HDFC बैंक में तुम्हारा अकाउंट है और मेरा अकाउंट लेट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो वो पैसा जो है तुमने जो फीस पे करी है वो तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट होकर के कट करके वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंकिंग कैसा बिजनेस में रोल प्ले करता है, बैंकिंग कौन कौन प्रकार के बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, उनका काम क्या होता है, प्लस बैंक्स में किन किन प्रकार के आप अकाउंट्स खोल सकते हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, ATM का तरीका, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मेरा दोस्त है रोहित, ठीक है, उसकी मम्मी जो है वो ओल्ड एज में, ऑब्वियस सी बात है, तो बेचारी को पता नहीं था तबीयत ख़राब है इस समय। तो अचानक से कॉल आया और उनसे OTP मांगा, बोला कि आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा और बता दीजिए। उनकी मम्मी ने बता दिया, ध्यान नहीं दिया, और वो बैंक का OTP था और उसके अकाउंट में से 20,000 रुपये कट गए हैं। ओके, ये अभी का मैं बात बता रहा हूँ, जस्ट क्लास के पहले की बात डिस्कशन हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर में आता है। जो उनकी मम्मी के साथ हुआ, रोहित की मम्मी के साथ, वो एक फाइनेंशियल फ्रॉड है, ठीक है। और इससे कैसे बचा जाए, कभी तुम इस चीज़ में ना फंस जाओ। जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, फॉल्स अकाउंटिंग इंश्योरेंस होता है, ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फ्रॉड होता है, बहुत सारी चीज़ें का फ्रॉड होता है। तो ये फ्रॉड से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह जैसे केसेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना, फिर हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, फिर हमारे देश में पास्ट में कौन कौन से घटनाएँ हुई हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारा जो पेपर है कॉमर्शियल स्टडी, इसको हम लोग अपने गिरफ्त में लेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा सर, मार्क्स भी अच्छे आने वाले, पढ़ाई भी जम के करेंगे और मज़ा तो बहुत आने वाला है। बस थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द पूरा प्रोग्राम जब ये चलेगा, पूरा सिलेबस चलेगा, तो उसमें तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेटिव रहना है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है, चीज़ों को बताया है। आई होप आपको ये सिलेबस पता चला। अब सवाल उठता है कि सर ये सिलेबस तो आपने बता दिया, ठीक है, अब इसे बुक स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ेंगे सर, सवाल ये उठता है ना, स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा बुक है, ठीक है ना, इस बुक से मैं पढ़ाऊँगा। दिस इज़ माय स्मार्ट बुक, ठीक है। मैं स्मार्ट बुक क्यों बोलता हूँ, अभी तुम्हें जब तुम पढ़ोगे कुछ क्लासेस तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे तुम देख सकते हो, ये पूरी सिलेबस को मैंने यहाँ पे कवर किया हो। आप देख सकते हो, स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ई-कॉमर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर इनकम, फाइनल अकाउंट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट, बजटिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियंस एंड सोशल सिक्योरिटीज़, लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। ये देखो कि ये एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में तुम्हारा ICSE बोर्ड का सिलेबस है। तो यहाँ पे मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट जो बच्चे के मन में आता है कि सर आपका बुक क्या सिलेबस के साथ चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा चीज़ें पढ़ा रहे हो जो हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर सर हमारे स्कूल की बुक में ये चीज़ दी गई है आपके बुक में क्यों नहीं है। तो बेटा देखो क्या होता है ना कि ICSE बोर्ड में या फिर किसी भी मतलब कोई भी राइटर जब एक बुक लिखता है ना, सिंपल सी बात है, तो वो अपने हिसाब से अपने चीज़ों को कई बार एक्स्ट्रा भी बता देता है, कुछ कम बताता है, वो अपने अपने पर्सन पे डिपेंड करता है। तुम जिस भी राइटर की बुक, यानी जो तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें सजेस्ट किया है, तुम किसी भी राइटर की बुक यूज़ कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि वो कौन से राइटर का बुक है। हो सकता है उसमें कोई चीज़ ज़्यादा दिया गया हो, कोई चीज़ कम दिया गया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़्यादा कम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि तुम्हारी सिलेबस से अलाइंड है कि नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, ये बुक जो है, मेरी स्मार्ट बुक जो है 100% जो है सिलेबस से अलाइंड है। इसलिए मैंने पहले तुम्हें बुक दिखाने के पहले मैंने सिलेबस पढ़वाया, मैंने आपको बताया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और देखोगे एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में मैंने आपके लिए ये वाली बुक को प्रिपेयर करा है।
ओके। तो जो तुम पढ़ रहे हो वो आईसीएसई सिलेबस के हिसाब से 100% अलाइंड है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं और तुम्हें इसी से आंसर भी देना होगा। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर तुम किसी और बुक के पीछे भागते हो और तुम पढ़ते हो उससे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कोई बच्चे के मन में अगर ये डाउट है कि सर मैं इस बुक से केवल फॉलो करूँ, ब्लाइंडली इस बुक को फॉलो करूँ तो मेरा क्या काम हो जाएगा, तो आंसर इज यस। तुम इस बुक से पढ़ोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट का काम आराम से हो जाएगा, प्लस उसके अलावा पीवाईक्यूज वगैरह तुम्हें बनाने होंगे, क्वेश्चंस बनाने होंगे और इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा तुम कुछ अलग बुक भी रेफर करना चाहते हो तो दिस इज़ योर चॉइस, इसमें आप बिल्कुल आज़ाद है, उसमें मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बट जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस क्लास में पूरे सिलेबस में मैंने इसी बुक को रेफर करना है, क्योंकि सोचो ना इंडिया में इतने सारे स्कूल्स और इतने सारे बच्चे हैं। मेरे पास लेट से मैं बोलता हूँ 500-600 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 500-600 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अब 500-600 स्कूल लेट से होंगे, सभी स्कूल की एक अलग बुक होगी तो मैं तो पागल हो जाऊँगा ना यार। और ऊपर से मेरे को तो सिलेबस कवर कराना है, मोटिव यहाँ पे 10th बोर्ड को फोड़ना है। मेरा मोटिव ये नहीं कि किसकी बुक अच्छी है किसकी बुक बुरी है ये क्लासीफाई करना, ठीक है ना। तो मुझे पता है सभी बुकें अच्छी होती है, बट मेरे लिए मेरा बुक बहुत बेस्ट है और मैं इसी से आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ मैं आपके अंदर डाउट क्लियर कर देता हूँ। थ्रू आउट द सिलेबस इसी बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। अब हाँ, हो सकता है किसी बच्चे को ये लगे कि सर मेरे बुक में ये टर्म दे रखा है, आप इसे समझा दोगे क्या, तो बिल्कुल समझा दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कम्युनिटी सेक्शन में मैसेज करना, मैं तुम्हें क्या करूँगा वो समझा दूंगा पर्सनली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो अपन कोऑपरेटिव रहेंगे ना, भाई बहन वाला कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक परिवार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, पढ़ाई इस बुक से होने वाली है, ओके। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपको क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक कॉपी बना के रखनी है फेयर वाली, ओके। और हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग की जो डिस्कशन वाली टॉपिक थी कि हम लोगों का सिलेबस क्या है, सर पढ़ना क्या है, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता था कि स्टार्टिंग होते ही बस मैं रैंडमली लिटरली चैप्टर में तुम्हें लेके जाऊँ और बस ज्ञान देना चालू कर दो एंड दैट्स इट, हो गया। वो काम नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार चीज़ होता है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे, बस अंधे में बस चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तुमने सिलेबस को समझा, मैंने सिलेबस के हर एक पॉइंट्स को तुम्हें बताया, उसके बाद ये भी बता दिया कि भाई ये बुक जो है प्रॉपर्ली तुम्हारे सिलेबस से अलाइन करती है, इसलिए मैंने मोटे मोटे अक्षर में यहाँ पे दिखा दिया कि तो 2027 साफ साफ लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सिलेबस के लिए है, ठीक है। मैंने आईसीएसई बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड किया, ये पीडीएफ तुमको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली लिखा है आईसीएसई है ना, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन, हमारे आईसीएसई, ठीक है, CISE भी जिसको बोलते हैं। तो ये है हम लोग का कॉमर्शियल स्टडीज़ के लिए क्लास 9 10 दोनों की सिलेबस इसमें दी गई है। आपको क्या करना है, आपको बिंदास इसको पढ़ना है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, अब आगे बढ़ सकते हैं सर। तो चलिए हम लोग का कुल मिला के 15 चैप्टर्स इसमें दी गई है, ठीक है ना। तो हम लोग 15 चैप्टर्स को पढ़ना चालू करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा कि बस क्लास खत्म हो गया इंट्रोडक्शन दे करके, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। अब हम लोग यहीं से अपने सिलेबस को पढ़ना चालू करेंगे। रोज़ 1 घंटे की क्लास है भाई साहब, तो 1 घंटे में मेरा टाइम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट की ही क्लास हुई है। 17 मिनट में हम लोगों ने अच्छे तरीके से सिलेबस को डिस्कस कर लिया। बुक से रिगार्डिंग जो भी बच्चों के अंदर डाउट्स होते हैं वो भी मैंने आपके हैंडल कर लिए होंगे। आई डोंट थिंक सो कि अब कोई डाउट बचेगा आपका, बट स्टिल बचता है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चंस को मुझे भेजिए, मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है स्टेक होल्डर्स इन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर को समझेंगे। ध्यान देना, देखो द टर्म स्टेक होल्डर हैज डेवलप फ्रॉम द वर्ड स्टेक, ठीक है ना। ये टर्म जो है ना, ये स्टेक होल्डर जो वर्ड है ना, ये किससे डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है स्टेक से। किससे हुआ है, स्टेक से, विच मीन्स अ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ना, चलो ये एक क्या है, ये एक मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है। ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, अंकित, मेरा नाम है अंकित, ठीक है ना। तो ये मैं हूँ। अब ये मान लो मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी को क्या मेरे से कोई मतलब है कि नहीं है, आंसर यस है, ओके। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो क्या मेरी मम्मी मेरे को देखभाल करेगी, यस। अगर मैं खाना नहीं खाया हूँ तो क्या मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना के लाएगी, यस। अभी मेरे पापा हैं, ठीक है, ये मेरे पापा हैं, ओके। क्या अगर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो क्या मेरे पापा को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा सर। मेरे पापा को भी सेम ही तरीके से फ़र्क पड़ेगा अगर मैं बीमार होता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। सेम तरीके से मेरे पापा को फ़र्क पड़ेगा, ओके। अब आगे आते हैं, ये मेरी बहन है, ठीक है। क्या इसको फ़र्क पड़ेगा, क्या आंसर यस, इसको भी फ़र्क पड़ेगा। लेट्स से ये मेरा भाई है, ठीक है। अब ये भाई है, इसको भी फ़र्क पड़ेगा, यस सर, क्योंकि हम लोग हैं सिबलिंग्स, एक परिवार के मेंबर है, ओके। तो अब देखो, मम्मी अलग रिलेशन, मम्मी से मेरा अलग रिलेशन है, पापा से अलग रिलेशन, क्योंकि पापा पापा है, मम्मी मम्मी है, मेरी भाई भाई है, बहन बहन है। मतलब सर है अलग अलग लोग, लेकिन सब ना सबको मेरे से कुछ ना कुछ मतलब है,
ठीक है, उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट मेरे से लगता है। रोड में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका तबीयत खराब है, बुखार लगा, तो हो सकता है तुम सिंपैथी देख सकते हो वगैरह, बुरा लग रहा है या जल्दी ठीक हो जाए, गेट वेल सुन, ऐसे तमाम चीज़ें बोल सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि तुम्हारे घर में जब एक व्यक्ति बीमार है, तुम्हें उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आंसर इज़ यस। अगर मैं सिंपल तुमसे पूछूँ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, ओके, फ़र्क पड़ता है या नहीं? तो आंसर इज यस सर, फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है ना। तो यहीं पे बोला जाता है इसको इंटरेस्ट। मतलब कोई भी बंदा, मान लो कि मैं किस कंपनी को स्टार्ट करता हूँ, मान लो ये वेदत है, मैं वेदत कंपनी को स्टार्ट करता हूँ, इस कंपनी को जीरो से ग्रो करते हुए आगे लेके जाता हूँ, ये कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करती है, तो क्या उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मान लो मेरी कंपनी जो है वो डाउन फेज से जा रही है, थोड़ा सा भी सिनेरियो अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट अच्छा नहीं है, तो क्या उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। मान लो ये कंपनी डूब जाती है, तो क्या उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे फ़र्क पड़ेगा, 100% फ़र्क पड़ेगा। मतलब सर यहाँ पे स्टेक होल्डर वो पर्सन होता है जिसको असल में कंपनी से कोई ना कोई लेना देना है, बिजनेस से कोई ना कोई लेना देना है। जिस पर्सन को बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है वो स्टेक होल्डर नहीं कहला सकता, ठीक है। अब लेना देना क्या हो सकता है सर? उसका इंटरेस्ट हो सकता है या फिर उससे कुछ मिलने वाली बेनिफिट हो सकती है। इंटरेस्ट मतलब मैंने कंपनी बनाया है, अब देखो इंटरेस्ट मैंने कंपनी बनाया है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या है सर? क्योंकि ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया, मतलब फ्यूचर में मुझसे इस कंपनी से मुझे प्रॉफिट होगी तो क्या इसको हम लोग एक्सपेक्टेड बेनिफिट बोल सकते हैं? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। मतलब सर स्टेक होल्डर का मतलब, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर अभी के लिए और फ्यूचर में भी उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? अब ध्यान देना, स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऑल दोज इंडिविजुअल, वो सारे इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव अ स्टेक इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। देखो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इंटरप्राइजेस सेम ही हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब स्टेक होल्डर का मतलब क्या हो? स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है? तो वो सारे लोग। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है, मैं लिख लेता हूँ, याद रहेगा, तुम्हें भी लिख लेना है। लेक्चर नंबर 1 है जो मैं लिखा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे डेट लिखोगे, ठीक है। मैं डेट आज का नहीं लिखूंगा, क्यों सर? क्योंकि तुम जब इस कोर्स को परचेस कर रहे हो, जब से तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, वो डिफरेंट डेट होगा वर्सेस जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई वांट यू कि तुम उसको यहाँ पे डेट को लिखोगे, ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से ही हम लोग करेंगे, जब लेक्चर नंबर 1 होगा, 2 होगा तो 2 लिखेंगे, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात किससे कर रहे हैं? हम लोग इंडिविजुअल, किसका बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का पर्सन क्या मतलब? हम लोग नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, जो मैं हैं, आप हैं, ठीक है ना, ओके। हम लोग हो गए इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। और जब बात करेगा इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे आप मल्टीपल, एक से ज़्यादा नेचुरल पर्सन, प्लूरल है ना, तो मल्टीपल क्लियर है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स दोनों ही हो सकते हैं स्टेक होल्डर के तौर पे। जैसे कि मान लो मैंने इस वेदत को स्टार्ट किया अकेले, तो मैं इंडिविजुअल हो गया, स्टेक होल्डर। लेकिन मान लो मैं हूँ और मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरा दोस्त है, ये लोग मिलकर के एक वेदत को स्टार्ट करते हैं, है ना, तो सर हम लोग क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। मतलब अब यहाँ पे लोग मल्टीपल नेचुरल पर्सन हो गए। नेचुरल पर्सन मतलब हम और आप, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ओके। ये भी लिख लो, किसी बच्चे को अगर याद ना रहे तो यहाँ पे बता देता हूँ। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? वैसे तो काफ़ी सीरियस सा चीज़ है, बट मैं फिर भी लिखा देता हूँ, ह्यूमन बींग्स। क्या ये बात समझ में आया? तो ये नेचुरल पर्सन हो गया, क्लियर है। अब ध्यान देना, दूसरा है हमारा ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या हो सकता है? अगेन जब हम लोग एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप हो सकता है। लेकिन ग्रुप 2 प्रकार के हो सकते हैं। ग्रुप हो सकता है इंडिविजुअल्स का, जैसे नेचुरल पर्सन का, ह्यूमन बींग्स का, प्लस तुम्हारे ग्रुप हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का भी, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, पहले एक टर्म को और समझाना है तुम्हें, और वो है तुम्हारा इंस्टीट्यूशन। क्या है? इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है सर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड करता है। क्या करता है? इंटरेस्ट होल्ड करता है, ठीक है। अब सर इंटरेस्ट होल्ड का मतलब क्या? लेट्स से मेरा एक कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है ए लिमिटेड,
ओके, अंकित लिमिटेड नाम है कंपनी का। अब मुझे ज़रूरत थी सर लोन की। क्या की लोन थी? लोन की ज़रूरत थी। मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे लोन दे दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, स्टेट बैंक ने 10 लाख रुपए मुझे लोन के तौर पे दे दिया। अब मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इसको फ़र्क पड़ता है? आंसर इज यस, फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो कि मेरा बिजनेस बंद हो गया तो इसने जो ये लोन दे रखा है वो लोन मैं चुका नहीं पाऊंगा, तो ये एसबीआई का पैसा तो डूब जाएगा ना यार, इसका पैसा तो डूब जाएगा ना। तो ये एसबीआई क्या चाहेगा कि फटाफट से भाई तू अपना बिजनेस को ग्रो कर और मेरा पैसा जो मेरा ईएमआई है वो समय से जमा करते जा। मैं ईएमआई का भी मतलब बता देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता होगा। लेट से बेटा मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैं 10 साल के लिए ले रहा हूँ और 10 साल में आपको पैसा चुका दूंगा। तो एक टाइमलाइन बनेगा, ईयर फर्स्ट, ईयर सेकेंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ, 5th, 6th, 7, 8, 9 एंड 10, 10 साल, ठीक है। अब मैं 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में चुका दूंगा, 1 लाख रुपए सेकेंड ईयर में चुका दूंगा, 1 लाख रुपए तीसरे साल में चुका दूंगा, 1 लाख रुपए फोर्थ ईयर में चुका दूंगा। ऐसे ऐसे रेस्ट ऑफ द टाइम करते हुए मैं 10 लाख रुपए पूरा चुका दूंगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट बताया। अब ये 1 साल में कितना होता है? 12 महीने होते हैं ना, तो 1 लाख के हिसाब से हर महीने मुझे, अब देखो एक बार में मुझे 1 लाख नहीं देने होते हैं, मुझे एक बार में 1 लाख नहीं देने हैं, मुझे हर महीने 8,333 रुपये पे करना होगा पर मंथ को। कब पे करना होगा? पर मंथ को। जनरली तारीख क्या होता है? सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डे ऑफ मंथ, ठीक है, ये सेकेंड डे ऑफ मंथ का दिन होता है। ओके, आप समझना इस बात को। हर महीने में 8,333 रुपये पे करता जाऊंगा, तो साल में मैं क्या करूंगा? 1 लाख रुपए पे कर दूंगा, और ऐसे ही ऐसे करते करते आने वाले 10 साल में मैं 10 लाख रुपए पे ऑफ कर दूंगा। चूंकि मैं हर महीने पे कर रहा हूं, इसी वजह से इसको ईएमआई बोलते हैं। मतलब सर ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वल मंथली इंटरेस्ट। क्या होता है? इक्वल मंथली इंटरेस्ट। हर महीने इक्वल पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब यहां पे वापस आते हैं। एसबीआई क्या कर रहा है? हमें लोन दे रखा है, तो उसको क्या हमें से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सर बैंक ना, अभी तो मैं 10 लाख का बस एग्जाम्पल के लिए आपको ईएमआई समझाया, लेकिन जब बैंक आपको 10 लाख देती है ना बेटा, तो सिर्फ 10 लाख नहीं देती, आपको बदले में आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। मतलब लेट से बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दिया है, तो एटलीस्ट 10% तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब जब मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा तो मुझे 11 लाख रुपये लौटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जिससे 1 लाख रुपए बैंक का क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक भी तो आपको पैसा दे रही है, आपसे रिस्क ले रही है। पैसा कि रिस्क क्या है सर? कि कल अगर पैसा हम ना चुकाए तो फिर बैंक परेशान हो जाएगी ना। तो इस केस में वो रिस्क ले रही है कि नहीं ले रही है? ले रही है। जब वो रिस्क ले रही है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फीचर तो होता ही है बिजनेस में। अगर रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो एसबीआई क्या कर रही है? रिस्क ले रही है, तो बदले में उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो सर वो 1 लाख रुपए एसबीआई के लिए रिवॉर्ड हो जाएगा, और जिसको हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। और इसी तरीके से एसबीआई का बिजनेस मॉडल है। तमाम जो बैंक हैं उनकी ये बिजनेस मॉडल ही तो यही है। समझे? तो यहां पे मेरा ये कहना है कि आपने 10 लाख रुपए एसबीआई ने मुझे दिया, तो क्या वो स्टेक होल्डर हो गया? आंसर इज यस, हो गया। सेम मेरा दोस्त है और मुझे पैसा दिया, तो क्या स्टेक होल्डर हो गया? यस सर, बिजनेस करने के लिए हो गया सर। तो यहाँ पे क्या है? एसबीआई क्या है? कोई नेचुरल पर्सन है? आंसर बताओ ना मुझे। क्या ये कोई नेचुरल पर्सन है? बताओ मुझे। नहीं सर, एसबीआई तो एक कंपनी है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो ये इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब हो सकता है ना मैं एसबीआई से भी लोन लेकर के रखूँ, मैं पंजाब नेशनल बैंक से भी लोन लेकर के रखूँ, है ना। प्लस मैं कुछ कंपनियां हैं जिनसे मैं उधार पे माल खरीदा हुआ हूँ। तो बहुत सारे ग्रुप मिल गए, इंस्टीट्यूशन के भी ग्रुप हो गए और इंडिविजुअल के भी ग्रुप हो सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, दिखाऊँ मैं तुम्हें। जो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है वो है इंडिविजुअल्स, यहाँ पे है ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस।
क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि देखो लोन तो मैं किसी से भी ले सकता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो आदमी कभी भी कहीं से भी पैसा उधार ले लेता है कि नहीं? अगर मैं एसबीआई से ले लूँ तो एसबीआई कंपनी है, मैं मेरा दोस्त है रोहित, उससे उधार ले लूँ, वो एक पर्सन है, तो मैं एक लोन अपने दोस्त से, एक लोन अपने इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता हूँ किसी, मतलब वो एक समय पे आदमी से भी ले सकता हूँ और कंपनी से भी ले सकता हूँ, या फिर सारा लोन ही कंपनी से ले सकता हूँ, या फिर सारा लोन ही आदमी से ले सकता हूँ। तो क्या ये लोग स्टेक होल्डर हो गए? यस, हो गए। ठीक है, अब इनका स्टेक किस चीज़ में होता है? स्टेक का मतलब होता है हिस्सेदारी। इनका रोल किस चीज़ में होता है? फंक्शनिंग में होता है हमारे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, कि हमारी जो बिजनेस फंक्शन कर रहा है उनका ये क्या होता है, इनमें रोल होता है। अब सवाल एक चीज़ उठता है सर कि जो आपने बोला कि ये लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं, तो ये हमारे स्टेक होल्डर हो गए, तो सवाल उठता है जो स्टेक होल्डर होते हैं वो केवल लोन ही देते हैं क्या? आंसर इज नहीं। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर हर वो पर्सन है जिनको हमारे बिजनेस से कोई ना कोई लेना देना है, जिनका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है या फ्यूचर में होने वाले उनको बेनिफिट उनको मिलने वाला है। जैसे मान लो एक कंपनी है जियो, ठीक है। अब जियो जब स्टार्ट हुआ ना तो पैसा, मान लो कि पैसा चाहिए था, कैपिटल की जरूरत पड़ी होगी रिलायंस को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जियो ने एसबीआई से लोन ले लिया, ठीक है। जियो ने एक एनबीएफसी है उससे लोन ले लिया। लेट से मैं बोलता हूँ एनबीएफसी, चलो टेक्निकल हो जाएगा, आप इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते, चलो एक पर्सन है मिस्टर अंबानी, अंबानी से लोन ले लिया जियो ने। फिर अब देखो जियो बन गया, अब मार्केट में इंटरनेट आ गया, तो इसके बहुत सारे कस्टमर्स बन गए जो रेगुलर क्या कर रहे हैं, इसकी सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। प्लस जियो ने बहुत सारे जो टावर्स हैं ना, ये क्रेडिट पे परचेज किया था अपने क्रेडिटर्स से, उधारी पे माल खरीदे थे, बहुत सारे इक्विपमेंट हो गया, राउटर्स वगैरह होते हैं ना, खरीदा उधारी पे। प्लस जियो में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। जियो में इसके मैनेजर्स भी हैं जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जियो में पैसा लगाए शेयर होल्डर्स भी हैं सर, शेयर होल्डर भी शेयर खरीद के बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग, क्योंकि शेयर होल्डर का मतलब क्या है सर, प्रॉफिट आएगा। मैनेजर का काम क्या सर, वहाँ पे जॉब कर रहा है, चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो, उनको सैलरी मिल रही है। एम्प्लॉय सर काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है। जो बंदा टावर उधार बेचा है भाई, उधार पे बेचा हुआ है, कल के पैसा चाहेगा, वो पैसा मेरा मिल जाए, ठीक है। क्योंकि टावर जियो एक बहुत बड़ी ग्राहक है इस क्रेडिटर के लिए, तो वो तो भाई लोन उधार पे भी माल बेच देगा ना कि भैया कोई बात नहीं, तू कल के पैसा दे देना। क्योंकि भाई ग्राहक तो सबको प्यारे हैं, ग्राहक जो है वो तो सबको प्यारे हैं। प्लस कस्टमर इसलिए परेशान हो सकता है, भाई कस्टमर को क्या लेना देना है जियो से। अगर भाई कस्टमर परेशान हो सकता है, अगर मान लो जियो ने रातों रात इंटरनेट सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि कस्टमर किसी से बात करेगा तो जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसने सब्सक्रिप्शन ली हुई भाई साहब, तो कस्टमर हो गया। अंबानी जी हो गए, अंबानी जी ने लोन दे रखा है। एसबीआई हो गया, एसबीआई ने लोन दे रखा है। तो ये सारे लोगों का देखो कि अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, और ये सारे जो लोग हैं वो स्टेक होल्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेक होल्डर कहलाएंगे। क्या ये बात समझ में आया? ये सारे लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे। मतलब सर आप एम्प्लॉय हो तो भी स्टेक होल्डर हो गए, आंसर इज यस। आप अगर मैनेजर हो तो भी स्टेक होल्डर हो गए, आंसर इज यस। आप अगर शेयर होल्डर हो तो भी स्टेक होल्डर हो गए, यस सर, क्योंकि आपका पैसा लगा, आप रिस्क ले रहे हो भाई साहब। आप एसबीआई हो, लोन दे रखे हो, बैंक हो, तो भी स्टेक होल्डर हो गए, यस। आप अगर अंबानी हो, आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन दे रखा है, तो भी आप स्टेक होल्डर हो गए। अगर आप टावर मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने उधार पे बेच रखा है, आप क्रेडिटर हो कंपनी के, तो भी आप स्टेक होल्डर हो गए। अगर आप कस्टमर हो तो भी स्टेक होल्डर हो गए। प्लस आप अगर गवर्नमेंट हो तो भी स्टेक होल्डर हो गए। क्योंकि मान लो जियो क्या करता है, जियो बम्पर रिचार्जेस बेचता है, इस साल इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो गवर्नमेंट वो पर्सन है जो इस पर टैक्स लगाएगी, तो गवर्नमेंट को भी तो बेनिफिट है, इंटरेस्ट है भाई साहब। तो गवर्नमेंट भी क्या हो गई, स्टेक होल्डर हो गई। क्या ये बात समझ में आया? स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? हाँ, क्लियर आया? समझ में आया स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? तो अब देखो यहाँ पे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर से मैं सारे लाइन को पढ़ रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, द टर्म स्टेक होल्डर हैज़ अ डेवलप फ्रॉम द वर्ड स्टेक। स्टेक से वर्ड आया, इस पर एमसीक्यू बनाया जा सकता है। विच मीन्स एन इंटरेस्ट, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट या कोई भी फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट, है ना। स्टेक होल्डर का मतलब होता है वो इंडिविजुअल्स या फिर वो ग्रुप्स या फिर वो इंस्टीट्यूशंस। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, ग्रुप्स मतलब नेचुरल पर्सन या नेचुरल पर्सन का ग्रुप हो सकता है, या फिर वो कंपनीज का ग्रुप हो सकता है, वो बैंक का ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ग्रुप इज़ लाइक अ ब्रॉड टर्म है, नैरो नहीं है, इसका बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं विच हैव अ स्टेक इन द फंक्शनिंग, जिसका कोई ना कोई लेना देना है बिजनेस के परफॉर्मेंस से, ठीक है। अगर बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो जो बंदा उधारी पे माल बेचा उसको हार्ट अटैक आना चालू हो जाएगा कि भाई पैसा मेरा डूब ना जाए।
गवर्नमेंट भी सोचेगी भाई इससे टैक्स लेते हैं, भाई ये डूब गया तो फिर हम क्या करेंगे। कस्टमर सोचेगा भाई साहब इसको, इससे हम लोग सर्विस यूज़ करते हैं, डूब गया तो फिर हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। जो हम बंदा मान लो कि बैंक है जिसने लोन दे रखा है, उसे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सभी जिसके फंक्शनिंग से भाई लेना देना है इनको। अब ध्यान देना, अ पर्सन सेट टू बी ए स्टेक होल्डर, एक पर्सन को स्टेक होल्डर कब मानते हैं, व्हेन दैट पर्सन हैज अ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। एक पर्सन को स्टेक होल्डर कब मानते हैं, जब उसका इंटरेस्ट होता है बिजनेस के भीतर। जैसे कि अभी इतना पूरा दिखाया तुमको, ये पूरा कहानी पढ़ाया। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है सर, हर महीने मेहनत करते तो सैलरी आती है, अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो रातों रात उसकी नौकरी चल जाएगी, उसका परिवार उस पैसे पर डिपेंड करता है ना, उस सैलरी पर डिपेंड करता है। समझ में आया। तो एम्प्लॉय के लिए भी ज़रूरी है। वो मैनेजर है, मैनेजर भी क्या है, बेसिकली उस कंपनी को मैनेज कर रहा है। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो सारा ब्लेम उस पर आएगा। प्लस तो प्लस वो भी तो जॉब कर रहा है वहाँ पे, है तो वो भी बेचारा एम्प्लॉय ही, तो उसकी भी तो नौकरी जाएगी, उसके भी तो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेक होल्डर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। आप ध्यान दो क्या लिखा है आगे, द डिसीजन एंड द एक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक बिजनेस क्या डिसीजंस लेता है और क्या डिसीजंस नहीं लेता है, वो अपने सारे स्टेक होल्डर को ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताते हैं। जैसे देखो, मान लो कि जियो ही एग्जाम्पल लेते हैं। जियो क्या डिसाइड करती है कि हम लोग जो ना रिचार्जेस के जो प्राइस है वो हाइक करेंगे। क्या कस्टमर को मैटर किया कि नहीं किया, चुभा कि नहीं चुभा, इसको इम्पैक्ट किया, नेगेटिव किया लेकिन किया ना, इंटरेस्ट तो था, तो ये स्टेक होल्डर हो गए। हाँ सर, लेकिन जब ज़्यादा प्राइस करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा, कमाई भी तो ज़्यादा होगा, तो हमारे शेयर होल्डर को बहुत खुशी होगी भाई, ये रात को डांस करेंगे, खुशी हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे खुशी के मारे। ये तो शेयर होल्डर भी क्या हो जाएगा, स्टेक होल्डर हो गए, इनको भी फ़र्क पड़ गया सर, ठीक है। बैंक वाले, बैंक को भी मज़ा आ जाएगा कि सर ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो फिर मेरा पैसा तो सुरक्षित आराम से पे कर देंगे, हाँ मज़ा आया। लेकिन मान लो कि जियो वाले डिसाइड करते हैं कि जब ये टावर वगैरह खरीदते हैं ना, अब दूसरे कंपनी से खरीदेंगे, तो सर जो एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है, जो उनको उधारी पे टावर बेचा था याद है उस बंदे को, ठीक है, वो भाई अब उसके लिए बुरी खबर आ गई, क्योंकि उसका ग्राहक अब उसके पास से चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कंपनी इंप्लॉयज़ को निकाल देती, जैसे कोविड के समय में फेसबुक ने, गूगल ने बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तो इंप्लॉयज़ हो गया, ठीक है, इतने सारे लोग जो काम करे कंपनी के अंदर, उनको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं सर, फ़र्क पड़ेगा। मतलब सर देखोगे एक जियो सारे जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उनसे देखोगे बहुत सारे स्टेक होल्डर को फ़र्क पड़ रहा है, या फिर बोल लो सभी स्टेक होल्डर को फ़र्क पड़ रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सर कि जो कंपनी के डिसीजंस होते हैं ना, वो अपने स्टेक होल्डर पे डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से असर तो डालती हैं। डायरेक्ट तरीके से मतलब इम्प्लॉई जॉब से निकाल दिए तो डायरेक्ट फ़र्क पड़ गया, लेकिन मान लो कि रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इम्प्लॉय भी तो हो सकता है जियो का सिम यूज़ कर रहा हो, तो उसके लिए भी तो बुरा है कि नहीं। तो सर इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ा। क्या ये बात समझ में आया। तो कई बार फ़र्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता ज़रूर है। जैसे अभी एसबीआई का नाम लिया, आप देखो प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर खुश है, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा डिविडेंड के तौर पे, तो वो खुश है। कस्टमर दुखी है सर, क्योंकि उसका प्राइस अब ज़्यादा लगेगा रिचार्ज करने के लिए, तो ये तो डायरेक्टली इंपैक्टेड पर्सन है। लेकिन एसबीआई निश्चिंत हो गए, सर ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो मेरा जो लोन दिया वो तो आराम से ईएमआई चुका देगा। तो सर ये इनडायरेक्टली तरीके से फ़र्क पड़ा इसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो लोन दे रखे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एश्योरेंस मिल गया कि नहीं अभी कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो मुझे आराम से क्या करेगी, वो सारे अपने लोन्स जो है वो अच्छे तरीके से चुकाएगी। क्योंकि बैंक को क्या चाहिए भाई, जो वो लोन दे रखा है वो समय से आपसे रिकवर हो जाए, इससे ज़्यादा बैंक को कुछ नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ में आया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो टर्म है मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। आगे बात करते हैं, दीज स्टेक होल्डर्स में वेरी ग्रेटली फ्रॉम अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। दीज स्टेक होल्डर्स में वेरी ग्रेटली फ्रॉम फ्यू इंडिविजुअल टू अ लार्ज इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट। अब देखो ये स्टेक होल्डर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, मेरे जैसे गरीब इंसान भी, छोटा सा क्यूट सा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना, मतलब सिंगल पर्सन, ठीक है, प्लस लार्ज इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे एसबीआई हो गए, बड़े बड़े गवर्नमेंट भी हो जाती है, आपसे टैक्स लेती है ना। तो यहाँ पे बस इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि आपके स्टेक होल्डर जो होता है एक सिंगल आदमी भी हो सकता है, या बड़ा बड़ा संस्थान भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट खुद भी हो गई, या फिर बड़ी कंपनी आपको लोन दे रखी थी वो हो गई, तो वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, स्टेक होल्डर हो जाते हैं। तो क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। देखोगे एक तरीके से मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको क्या किया है, अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, ध्यान देना। स्टेक होल्डर कैन हैव अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। स्टेक होल्डर का ना देखोगे ना, कंपनी पे ना पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है समझना। अभी क्या हुआ, सितंबर का महीना बीता है, 2025 की मैं बात बता रहा हूँ जो बीत चुका।
2025 में क्या हुआ, एक घटना घटा। मोदी जी 15 अगस्त को चढ़े अपना भाषण देने के लिए, इंडिपेंडेंस डे को, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम लोग जीएसटी जो है ना वो रिड्यूस कर रहे हैं। सर हमारी होंडा एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा ना, होंडा का एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी आता है एक्टिवा, ठीक है। एक्टिवा मैंने उस साल ख़रीदा था, मेरे को पता है भाई, यहाँ पे चुपता है आज भी। एक्टिवा जो मैंने ख़रीदा था बेटा 125 वाली एक्टिवा 125 सीसी वाली, 1,25,000 रुपये मुझे ऑन रोड पड़ा था, सब कुछ ले दे के एकदम कंप्लीट 1,25 पड़ा था, ठीक है। जुलाई के महीने में मैं ख़रीदा था, मुझे आज भी याद है, ओके। अब मोदी जी उस समय जब मैंने एक्टिवा खरीदा था तो उस पर आई थिंक जीएसटी की जो रेट थी वो 28% हुआ करती थी। अब जब मोदी जी लाल किला पे चढ़े और अगस्त के महीने में, सोचो मैंने 25 जुलाई को ख़रीदा था भाई साहब, यानी एक महीने से भी कम समय, और 15 अगस्त को ये अनाउंस होता है कि भाई जीएसटी जो है एक्टिवा पे, जो भी टू व्हीलर गाड़ी है उस पर 5% हो जाएगी, मतलब जीएसटी 23% से कम होने वाली है भाई साहब। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। यानी गाड़ी 97,000 की थी मेरे को याद है, और 28% जीएसटी लग करके 1,24,160 रुपये, एग्जैक्टली बोलूँ 1,24,160 रुपये पड़ रहा था। लेकिन अब वही गाड़ी जो 97 की थी, अब उस पर सिर्फ 5% का जीएसटी लग रहा था, और सिर्फ और सिर्फ ये 1,18,50 रुपये ही प्राइस हो गई थी। मतलब डिफरेंसेस को अगर देखोगे तो मेरा नुकसान कितने का हुआ बेटा, मेरा 22,310 रुपये का जीएसटी भी नुकसान हो गया एक झटके में। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम लोग 5% पे जीएसटी लेके जाएंगे। तो जो भी कंपनी है, जैसे टीवीएस टू व्हीलर बनाती है, हीरो हो गया है ना, होंडा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट इन सारे कंपनी से टैक्स लेती है ना। और जब टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट क्या बन गई, स्टेक होल्डर हो गई ना, स्टेक होल्डर हो गई। अब ये स्टेक होल्डर जो हमारी गवर्नमेंट है, ये क्या कर दी, ये डिसीजन लेकर के इन कंपनी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाली। पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे डाली सर? अब जो तुम्हारा गाड़ी जो 1,24 पे था वो 1,10,000 पे बिकेगा, और 22,000 के आसपास अमाउंट से ये अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि वो समय होता है सितंबर का महीना, जहाँ से फिर देखोगे नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, दिवाली स्टार्ट होती है, और उस समय टू व्हीलर गाड़ी जो है सबसे ज़्यादा बिकती है। टू व्हीलर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, धनतेरस का समय होता है, दबा के लोग शॉपिंग करते हैं। मतलब सर इन कंपनी का जो बोलते हैं ना स्टेक होल्डर, इन लोगों पे क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। क्या डाला सर? ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, इनका जो सेल था और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या इसको पॉजिटिव इंपैक्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मुझे ये बस बता दो। बोल सकते हैं ना। अब बात करते हैं नेगेटिव इंपैक्ट की। एक कंपनी थी आईपीएल वगैरह में पिछले साल तक बहुत घूमती थी, डैट इज कॉल्ड ड्रीम 11। नाम सुना होगा, ड्रीम 11 हो गया, मेक माई सर्कल, ठीक है, जो गाना गाते थे आज जब मेरे सर्कल में आजा, है ना, वो वाले ड्रीम 11 हो गया। फिर और भी न जाने कितने सारे अलग अलग ऐप थे जो गैम्बलिंग, एडवाइस और न जाने क्या क्या करते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि गवर्नमेंट इनसे भी, इनकी भी जो प्रॉफिट होती थी, सारे प्रॉफिट वाले कंपनी थी, इन पे भी प्रॉफिट पे क्या लगाती थी गवर्नमेंट, टैक्स लगाती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या हो गई, ये भी स्टेक होल्डर हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर यहाँ पे भी बन गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन कंपनीज को बोला कि तुम लोग का जो बिजनेस है अच्छा नहीं है, बैन, गैम्बलिंग वाले बिजनेस हमारे देश में बैन हो जाएंगे। बात ही खत्म भाई साहब, बैन ही कर दिया, काम ही खत्म भाई साहब। रातों रात इन बिजनेस को, अपना जो गैम्बलिंग वाला काम था, अपनी टीम बनाओ, ये वो फलाना ढिमकाना, सारा कुछ बंद करना पड़ा। क्या सर इससे इनका बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा? आंसर इज नो, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्या पड़ा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे। समझ में आया? तो सर एक स्टेक होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स का ग्रुप आपके बिजनेस पे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट डाल सकता है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट डाल सकता है। वो लोगों ने अगर आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला तो आपकी बिजनेस और ग्रो कर सकती है, अगर उन लोगों ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया तो आपकी बिजनेस की लंका भी लग सकती है। गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, तो मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके आपको कल्ट क्लासिक एग्जांपल से आपको चीज़ें समझा दी। अब देखोगे, अब जब आईपीएल होता है हम लोग का, तो उसमें कभी भी ड्रीम 11 ऐसा वैसा ऐड नहीं आता, ठीक है। जहाँ पे वो सट्टेबाजी, पैसा लगाना, मनी गेमिंग जो होता है, मनी गेमिंग मार्केट होता है, वो सब किल हो चुका है हमारे देश में। तो ये होता है स्टेक होल्डर का मतलब, जो यहाँ पे लाइन लिखा था ना कि स्टेक होल्डर का पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे, ये मैंने आपको समझाया। क्या ये बात समझ में आया?
अब आगे बात करते हैं पॉजिटिव साइड में। देखो क्या लिखा है, स्टेक होल्डर क्या करा सकते हैं, आपको नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे बिजनेस और आगे बढ़ जाए। जैसे हम लोग के हमारे शेयर होल्डर है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है चलो कोई ना तुम टैक्स मत दो, इस बार रहने दो, ठीक है, कई बार गवर्नमेंट भी छूट देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाते हैं जिससे आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है सर, आपके काम को रोक सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, आपके फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने लिटरली बैन लगा दिया भाई साहब, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि बोला कि बिजनेस ही नहीं करना है, ठीक है। देयरफॉर स्टेक होल्डर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बिजनेस। इसी वजह से स्टेक होल्डर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये तक डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस फ्यूचर में सक्सेस करेगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया, पूरी सेक्टर ही किल कर दी एक ही झटके में। तो ये हम लोग का स्टेक होल्डर के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखो एक पेज अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया आराम से और डिटेल में पढ़ा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने, कहीं पे कोई भी डंडी मारने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लैंग्वेज है ना, जो तरीका मैंने यूज़ किया इस बुक में, देखो कि वन लाइनर फॉर्मेट बुलेट पॉइंट्स में है और इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि तुम्हें चीज़ें याद भी जल्दी हो जाएंगी। तुम्हें ऐसा कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर याद नहीं हो रहा, ये मोटे मोटे मेरे पास पैरा दिए गए हैं वो दिमाग में नहीं घुस रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ में आया? ओके, अब आगे बात करते हैं डिफरेंसेस हमारे स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में। चलो इसको पहले मैं समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है पहले मैं समझाता हूं। शेयर होल्डर कौन होता है, वो पर्सन होता है हु हैव इन्वेस्टेड हिज hard earned money into the share capital of the ध्यान देना, शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी में शेयर्स को परचेज करता है। जैसे मैं गया और रिलायंस का शेयर को परचेज कर लिया, तुम गए, तुम हो सकता है टाटा मोटर्स के शेयर को परचेज कर लो। मतलब शेयर होल्डर का मतलब वो पर्सन जो शेयर को परचेज करता है, अपना पैसा कंपनी के भीतर में लगाता है, ठीक है, और उम्मीद करता है कि कल होकर के उसकी शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए, और उस पर वो फिर क्या करे, अपनी प्रॉफिट को बुक करे, प्लस जो कंपनी प्रॉफिट कमाए उसमें से कुछ डिविडेंड के तौर पे जब कंपनी अपना जो बोलते हैं ना प्रॉफिट को कस्टमर के साथ, मतलब कस्टमर बोलते हैं शेयर होल्डर के साथ बांटती है ना, जब अपनी कमाई हुई प्रॉफिट को जब वो शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है तो उसको डिविडेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहते हैं। मान लो कि रिलायंस कंपनी है, इसका शेयर कौन खरीद के रखा है, ना ददन योर तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है ना, अंकित, ठीक है, मैंने परचेस किया। क्या चल रहा है यार नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने शेयर परचेस किया है, मैंने एक शेयर परचेस करा है, ठीक है, 1400 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, चलो मान लो, क्लियर है। अब रिलायंस कंपनी क्या करती है, ये साल में लेट से 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाती है, तो उसका लेट से मैं बोलता हूँ 1 रुपये मेरे को भी हिस्सा देगी ना यार। जब ये पैसा मेरे को देगी ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। क्लियर है? तो इस बात को लेके क्लियर रहना कि मतलब कंफ्यूज मत करना कि डिविडेंड किसको कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, शेयर होल्डर को आपने क्या किया, डिविडेंड दिया, ओके, अपना हार्ड एंड मनी उसने आपके बिजनेस में लगाया हुआ है, तो या तो आप डिविडेंड दोगे, शेयर होल्डर क्या उम्मीद करेगा, या तो डिविडेंड मिल जाए मेरे को, या फिर ये जो 1400 रुपीज़ का जो शेयर है ना, ये 1400 रुपीज़ का जो शेयर्स है ये बढ़ करके 2800 हो जाए, तो यानी 1400 का खरीदा 2800 को जाए। बिल्कुल ऐसा जैसे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, गोल्ड को खरीदते होंगे, सिल्वर को खरीदते होंगे, ठीक है ना। गोल्ड सिल्वर क्यों खरीदते हैं, ज़मीन क्यों खरीदते हैं कि आज 1 लाख का खरीदा था ज़मीन, आज से 5 साल बाद वो 20 लाख का हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, तो आपका जो पैसा है वो भी बढ़ गया ना, ठीक है। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब सर जो मैंने 1400 रुपये का शेयर खरीदा था, मैं उम्मीद क्या करूँगा कि आगे चल के वो कितने में बदल जाए, 2800 रुपये का बदल जाए।
जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, 2022 के करीब ना मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा था जिसका नाम था पटेल इंजीनियरिंग। मैं दिखाता हूँ पटेल इंजीनियरिंग का शेयर प्राइस, ठीक है ना। देखो इसका मैं समझाता हूँ कैसे एक इन्वेस्टर का बिहेव होता है। पहले देखो स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड, स्क्रीन पे तो दिख ही नहीं रहा ये। रुको जूम करें, अब दिख रहा है कि नहीं? हाँ अब दिख रहा होगा। देखो ये पटेल इंजीनियरिंग का शेयर प्राइस है आज के डेट में, ठीक है ना। अभी देखोगे इस शेयर की प्राइस केवल और केवल 25 रुपये 26 पैसे के आसपास है। यहाँ पे देख पा रहे हो ना, 25 रुपये 26 पैसे के आसपास है। जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो हाईलाइट में करके दिखा रहा हूँ। ओके, ये 25 रुपये 26 पैसा इसका प्राइस है। मैंने क्या किया था, आज से ठीक 5 साल का अगर मैं डायरेक्टली डेटा निकालूँ तो मैंने 2023 में मार्च के महीने में 15 रुपये के आसपास इस शेयर को खरीदा था, ठीक है। और बेचा कब था सर? 2024 में ही मैंने, जब ये शेयर 50 रुपीज़ का था ना, 50 रुपीज़ का था, बीच में आया था प्राइस, हाँ यहाँ पे 24 में ही मार्च वार्च के टाइम में जब इसका शेयर 50 रुपये का था तो मैंने बेच दिया था। मतलब सर मैंने खरीदा कितने का था? 15 रुपये का शेयर खरीदा था, लगभग 100 पीस के आसपास, ठीक है ना। तो 1500 रुपये का शेयर्स मैंने परचेस करा था। फिर बेचा कितने का था सर? 15 शेयर थे, ठीक है ना। अब सॉरी, ठीक है, ओके। 15 रुपये का हमने खरीदा था 100 शेयर, और कितने का खरीदा था सर कुल मिला के? 1500 रुपये का। लेकिन जब बेचा था तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई थी? 50 रुपये हो गई थी, और मेरे पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। यानी मैंने कितने का बेचा? 5000 रुपये का बेचा। मतलब सर बीइंग अ इन्वेस्टर मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? मेरे को प्रॉफिट हुआ 3500 रुपीज़ का। हुआ कि नहीं हुआ? बीइंग अ शेयर होल्डर आप यही चाहते हो सर। आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, लोग इसी प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। समझ में आया? इसीलिए कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो शेयर होल्डर्स को बहुत बेनिफिट होता है, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो अपना पैसा लगाए। आप देखो रिस्क कहाँ पे होता है? रिस्क ये होता है बेटा कि मान लो कि जो लोगों ने यहाँ पे भी शेयर, मान लो 60 रुपये पे कोई शेयर खरीदा होगा बंदा, अब जब मैंने बेचा तो कोई खरीदा भी तो होगा ना यार। मेरी टाइमिंग अच्छी थी, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से किया था। लेकिन क्या ये सब कोई करते हैं? नहीं करते। कोई बंदा हो सकता है ये सोचे कि ये शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, हर्षद मेहता का स्कैम वाला मूवी देख के एक काम करते हैं, यहीं पर शेयर खरीद लेते हैं। किसी बंदे ने, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कोई बंदा 60 रुपये का 100 शेयर खरीद लिया होगा, कितने का? 6000 रुपये का, है ना। अब क्या हुआ, ये शेयर को क्या करता है? बेचने जाता है। अगर आज के समय बेचने जाता है तो 25 रुपये की कीमत है शेयर की। मतलब सर 25 रुपये के हिसाब से ही वो शेयर को मार्केट में बेच पाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये ही उसको मिलेंगे। यानी यहाँ पे तुम देख सकते हो 3500 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो आप भी तो रिस्क ले रहे हो। शेयर होल्डर क्या है? रिस्क लेता है, कंपनी में अपना पैसा लगाता है और यूँ उम्मीद करता है कि कल होकर उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ जाए। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पे शेयर होल्डर का काम ये होता है। शेयर होल्डर इसी को बोलते हैं। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, तुम और ध्यान से समझना। स्टेक होल्डर क्या होता है? आसान भाषा में बोले तो वो पर्सन जिसको कंपनी में कुछ भी हो रहा है जिससे फ़र्क पड़ता है। जैसे शेयर होल्डर भी तो स्टेक होल्डर हुआ। मतलब सर स्टेक होल्डर जो हमारा शेयर होल्डर है वो भी तो स्टेक होल्डर हो गया। मान लो ये कंपनी डिसीजन कुछ लेती है, फिर मान लो कंपनी बहुत नुकसान करती है, ठीक है, नुकसान होता है, इसको लॉस होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में स्टेक होल्डर को भी इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर, स्टेक होल्डर को क्या होगा? फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो स्टेक होल्डर क्या करेगा बेचारा? हाँ, स्टेक होल्डर को दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? तो सर यहाँ पे है कि एक टर्म यहाँ पे स्टार्ट होता है, एक कंक्लूज़न हम लोग निकाल सकते हैं। कंक्लूज़न यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एवरी शेयर, लिख लेना है इसको, होल्डर इज स्टेक होल्डर। क्योंकि सर इसको तो फर्क पड़ रहा है ना कंपनी में जो भी चीज़ हो रहा है, ओके। बट एवरी स्टेक होल्डर्स आर नॉट a शेयर होल्डर। मतलब सर
स्टेक होल्डर में तो बहुत लोग थे, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, याद करो। स्टेक होल्डर में तो बहुत लोग थे, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, क्रेडिटर हो गया जो आपको उधारी पे माल बेचता है, कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, जो पर्सन आपको पर्सनली लोन दे रखा है वो हो गया, आपके बैंक्स हो गए, वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, स्टेक होल्डर हो जाते हैं। तो इसमें शेयर होल्डर भी तो स्टेक होल्डर हो गया। बिजनेस का ओनर तो वही है ना, एक तरीके से पैसा कैपिटल जिसका लगता है वही ओनर कहलाता है। तो शेयर होल्डर क्या होते हैं, असल में बिजनेस के ओनर तो वही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे जो शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर तो हैं सर, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर हुए, लेकिन क्या सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होते हैं? नहीं सर, नहीं होते हैं। क्योंकि स्टेक होल्डर में तो हमारे इम्प्लॉय भी हो जाता है ना यार, इम्प्लॉय हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, है ना, हमारे डेटर्स हो जाते हैं जो हमसे उधारी पे माल खरीदते हैं, प्लस हम बैंक्स हो जाती है जिनसे हमें लोन मिल रखा है, हमारे पास गवर्नमेंट हो जाता है, और भी अदर्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, कस्टमर भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन समझ में आया आपको? हाँ, अब देखो यही चीज़ बताया है, डिफरेंसेस अब आपको समझ में आएगा कि स्टेक होल्डर में और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है। तो देखो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल, ग्रुप, या फिर इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, जिनका इंटरेस्ट है आपके कंपनी में, आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब शेयर होल्डर का पढ़ते हैं तो ये इंडिविजुअल या एंटिटी हो सकते हैं जिन्होंने आपके शेयर्स में पैसे को इन्वेस्ट करा हुआ है। क्या किया हुआ बेटा? शेयर्स में पैसे को इन्वेस्ट करा हुआ है। अब देखो ना, एक बहुत, तुमको एक बात बताते हैं, जैसे एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, मैं बोलता हूँ रिलायंस लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड में ना मैंने एक शेयर परचेस किया हुआ है, ओके। अंबानी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा शेयर है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके अंदर मेटा का भी कुछ स्टेक है, इसके अंदर गूगल ने भी कुछ परचेस करा हुआ है। मतलब सर सभी लोगों ने मिलकर के शेयर रिलायंस का परचेस किया हुआ है। मतलब सर मैं तो एक नेचुरल पर्सन हूँ, मुकेश अंबानी जी तो एक नेचुरल पर्सन है, लेकिन क्या मेटा कोई क्या नेचुरल पर्सन है? नहीं। मेटा फेसबुक वाली जो कंपनी है क्या है नेचुरल पर्सन है? नहीं। ये गूगल जो है क्या नेचुरल पर्सन है? नहीं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि या तो इंडिविजुअल शेयर होल्ड कर सकते हैं सर, या फिर वो एंटिटीज शेयर होल्ड कर सकती है, लेकिन अगर वो शेयर होल्डर है तो वो स्टेक होल्डर भी कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे कंक्लूजन तुमको बोल सकते हैं, क्या नेचुरल पर्सन होना जरूरी है क्या स्टेक होल्डर बनने के लिए? नहीं सर, जरूरी नहीं है, क्योंकि या तो गूगल भी शेयर होल्ड कर रहा है ना, और गूगल शेयर होल्ड कर रहा है तो वो भी प्रॉफिट के लिए कर रहा है, वो भी चाहेगा कि उसकी शेयर की प्राइस बढ़ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप नेचुरल पर्सन हो तो हो ही, आप स्टेक होल्डर हो ही, लेकिन अगर आप नेचुरल पर्सन नहीं हो तो भी आप स्टेक होल्डर रह सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार का संशय और परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में। ध्यान देना, ये ब्रॉडर टर्म होता है स्टेक होल्डर में। देखो अभी क्रेडिटर, डेटर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, तुम्हारे जो सेलर्स है वो, बैंक लोन वाले, ओनर्स, शेयर होल्डर सारे आ जाते हैं। इसमें ऑल पार्टीज इंक्लूडेड होता है, लेकिन ये नैरो टर्म है, मतलब नैरो मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है ये, ठीक है ना। ये लिमिटेड होता है ओनर्स ऑफ अ कंपनी के तक, ठीक है ना। ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होता है बेटा? शेयर होल्डर ही तो हमारे ओनर्स होते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो पैसा डालते हैं कंपनी में और फिर वो कंपनी काम करती है, ओके। उसके बाद आता है टाइप्स। देखोगे ना, स्टेक होल्डर्स के दो टाइप्स होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। क्या होता है? इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंपनी के भीतर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे इम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, हमारे मैनेजमेंट के लोग हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग हो जाते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, CEO होते हैं, वो सब हो गए। फिर एक्सटर्नल में कौन होते हैं? तो यहाँ पे सप्लायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट हो जाती है, सोसाइटी के लोग हो जाते हैं, कस्टमर हो जाते हैं, ये सभी लोग क्या हो जाते हैं? हमारे एक्सटर्नल हो जाती हैं। क्या ये बात समझ में आया? और बात करते हैं टाइप्स में। शेयर होल्डर्स के टाइप कितने होते हैं? तो यहाँ पे बस एक ही प्रकार का टाइप होता है जो तुम्हारा कंपनी की स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। अब स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ सर? अभी कुछ देर पहले तो आपने शेयर बोला सर, कंफ्यूज कर दिया आप तो, ओके। तो यहाँ पे स्टॉक्स में और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सॉरी फॉर खांसी आ गया था, एक मिनट। हाँ जी, तो दो टर्म आपको समझाने वाला था मैं। अभी कुछ देर पहले जब मैंने बात करा तो आपके सामने एक वर्ड रखा, डैट इज शेयर्स। अब मैं आपके सामने बोल रहा था कुछ देर पहले स्टॉक। अब ये कंफ्यूजिंग टर्म हो सकते हैं, तो देखो ये दोनों का मतलब क्या है मैं समझाना चाहता हूँ। मान लो कि मैं रिलायंस कंपनी के अंदर मैंने 20 शेयर्स परचेज किए हैं। क्या किए हैं? 20 शेयर परचेज किए हैं। लेट्स से वो 1000 रुपीज़ का पर शेयर था, मतलब मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, है ना। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा
रिलायंस कंपनी में कितने आपका होल्डिंग कितना है। तो मैं तो ये बोल सकता हूँ, या तो मैं ये बोलूँ कि मेरे रिलायंस में 20 शेयर्स हैं, या फिर मैं ये बोल दूँ कि मेरे रिलायंस में 20,000 के शेयर हैं, है ना। तो जब हम लोग एक शेयर को हम लोग यूनिट में जब बोलते हैं, जैसे मेरे पास 20 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, 20,000 शेयर हैं, तो मैं शेयर्स वर्ड यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मुझे ये बोलना, उसकी वैल्यू को डिनोट करना है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास लेट से मेरे पास 20,000 रुपये के शेयर्स है, तो मैं 20,000 रुपये के शेयर्स नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मुझे मेरे पास 20,000 रुपये के स्टॉक्स है। अगर मैं बोलूँगा मेरे पास 1,00,000 रुपए के शेयर्स है तो वो गलत होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा 20,000 रुपये का 1,00,000 रुपए का स्टॉक्स है, ये सही होगा। मतलब सर अगर वैल्यू से डिनोट करना है तो आपको स्टॉक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ यूनिट से दिखाना है तो आपको शेयर्स वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बोला है कि कंपनी की स्टॉक, लेट्स से कंपनी के 1 बिलियंस के स्टॉक है जो डिवाइडेड होंगे नंबर ऑफ शेयर्स में, है ना। तो यहाँ पे स्टॉक वर्ड यूज़ कर दिया गया है, समझ में आया। आगे आता है इंटरेस्ट। इसके पास देखो, अब स्टेक होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, सर प्रॉफिट आएगा तो हमें भी मिलेगा। सोशल इंटरेस्ट हो सकता है सर किसी का कंपनी के अंदर कि भाई समाज में ये अच्छा काम कर रहा है, मतलब सर्विसेज अच्छा दे रहा है। अब देखो सोसाइटी का इंटरेस्ट तो है ना जियो के अंदर भाई, क्योंकि जियो ही वो कंपनी थी जो इंटरनेट का रिवोल्यूशन लेकर के आई इंडिया के अंदर, है ना। ऑपरेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे इंप्लॉई हो तो कंपनी कैसे काम कर रही है, उस सब चीज़ का ऑपरेशनल इंटरेस्ट होता है, किस तरीके से अपने ऑपरेशन अपने कामों को परफॉर्म कर रही है। फिर शेयर होल्डर की बात करें तो इनका केवल और केवल फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, ये केवल प्रॉफिट के लिए आते हैं, मतलब ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। मतलब सर ये सुजुका है, ठीक है, शिजुका डोरेमोन देखे हो ना, शिजुका की तरह है, ये केवल अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। शिजुका वहाँ पे होती है ना लालची, कुछ देर के लिए बोलती है तुम नोबिता तुम कितने अच्छे हो, फिर पल भर में सुनियो जियान के साथ घूमने निकल जाती है। तो ये शेयर होल्डर वही है। अगर शेयर होल्डर को लग गया कि भाई तुम उसको आगे चल के फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दोगे, तो फिर ये होता है भाई साहब, पूरे शेयर होल्डर आपकी कंपनी को बेच खाएंगे, मतलब पूरे शेयर्स को बेच डालेंगे और आपका कंपनी का शेयर जो है क्रैश कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देना। आगे क्या होता है रोल। देखो स्टेक होल्डर क्या कर सकते हैं सर, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं कंपनी के डिसीजन से। मतलब स्टेक होल्डर क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया कंपनी को, कंपनी पे बोल दिया कि आज से तुम्हारा बिजनेस बंद, ड्रीम 11 का बिजनेस ही खत्म कर दिया। या फिर गवर्नमेंट कुछ रूल लेके आती है तो आपको मानना पड़ेगा। या कस्टमर है, बोलते हैं कंपनी को कि तुम प्रोडक्ट में ये चेंजेस करो, तो वो कंपनी को कुछ करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या फिर कई बार कंपनी भी अपने डिसीजन से कस्टमर को, अदर स्टेक होल्डर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब तुम हो, तुम्हारे भाई हैं, तुम दोनों एक दूसरे के स्टेक होल्डर हो, तुम भी अपने भाई को पीट सकते हो और तुम्हारा भाई भी तुमको पीट सकता है। मतलब आपस में क्रॉस कनेक्शन है, ठीक है। आप भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर भी सकते हो। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स के केस में, तो देखो ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा कंपनी के अंदर और चाहते हैं बदले में उनको डिविडेंड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, जो कि ऊपर मैंने अभी पटेल इंजीनियरिंग के शेयर से आपको बताया है। अब एग्जाम्पल सर कौन कौन से हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, तो जैसे हमारे इंप्लॉई हो गए, हमारे सप्लायर हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए, हमारे गवर्नमेंट के लोग हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है ना। ये सारे हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग के स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन वही बात कर दे, कोई इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर है, एंटिटी है, जो हमारे कंपनी में शेयर को होल्ड करके रखा है, लिटरली उन्होंने पैसा लगाया है हमारे कंपनी में, ठीक है ना, तो ये हमारे शेयर होल्डर होंगे। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक का पहला लेक्चर जो है, ये फर्स्ट क्लास जो है हम लोगों ने पढ़ा। आज में हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में समझा, ठीक है ना। पहले सिलेबस को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया सर कि ये चिड़िया का नाम क्या है, ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ओके। और फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ा, कुछ बातें मैंने लिखवाई, कुछ एग्जांपल्स आपको समझाएं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ये कॉपी जो है चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी ऐप के अंदर ही, और नोट्स ऑलरेडी तुम्हें मिल रखे हैं, ओके। तो ये चीज़ है। आगे हम लोग कल से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द कस्टमर्स, कि कस्टमर्स में और स्टेक होल्डर्स में क्या डिफरेंसेस होता है। फिर हम लोग शेयर होल्डर्स और कस्टमर में डिफरेंसेस को समझेंगे। उसके बाद हम लोग फिर शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स के डिफरेंसेस को समझेंगे। एक सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको समझने हैं। वो समझाने के बाद में फिर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मैंने ऊपर अभी जो डिफरेंस बिटवीन में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला कि भाई स्टेक होल्डर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं,
हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, दूसरा इंटरनल होते हैं, वो समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल से स्टेक होल्डर को सब पढ़ेंगे, ये बेसिकली ऊपर ही मैं कवर कर चुका रहूँगा। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन, फिर लास्ट में हम लोग एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है अल्टीमेटली, फिर स्टेक होल्डर्स के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर है हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे था तो काफ़ी ज़्यादा स्लो भी मैं गया, और उससे मैं स्लो ही पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी फास्ट पढ़ाऊँ जो जिससे तुम्हें कुछ समझ में ना आए, तुम्हें बाउंस कर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेगुलर क्लास है तो रेगुलर क्लास की तरह ही पढ़ाऊँगा, कहीं से भी ये फास्ट नहीं होने वाला है। ओके, ये क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 पेज के आसपास पढ़ा है, या ऑलमोस्ट कह लो 2 पेज पढ़े हैं, और हम लोगों ने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया है। लेकिन कल होगा, कल तो केवल पढ़ना रहेगा, रेगुलर तो सिलेबस डिस्कस करना होता नहीं है, तो कल हम लोग थोड़ा ज़्यादा कवर कर लेंगे, मेरे को लगता है आराम से हम लोग कल 1 पेज ये कवर तो कर ही लेंगे, दूसरा भी कवर कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये आगे हम लोग बढ़ेंगे, 3 पेज तो कल पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को 3-4 लेक्चर तो आराम से लगने वाले हैं, 3-4 क्लासेस होंगे 1-1 घंटे के, लेकिन आई होप आपको मज़ा आया। देखो डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कहीं से ऐसा ड्यूटी निभाने वाला फास्ट वाला काम नहीं होने वाला है, मगर फिर भी तुमको लगता है कि सर कोई चीज़ समझ में नहीं आया, डाउट है, ये है वो है, तो तुम अगेन तेरे पास तो भाई ऑप्शन है ना, तुम सारे क्वेश्चन वगैरह को तुम भाइयों बहनों जो भी हो, ठीक है, तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं कल के क्लास में, मतलब अगले क्लास में, तुम लोग जब भी अपने पेज पे देख रहे होगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर है तो ये, ठीक है। कल के क्लास में मिलते हैं, अगले क्लास में, और फिर आगे पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।